स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, रीट, पटवार व अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर साइंस से अब हम बुक वाइज स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, सूक्ष्म जीव हानिकारक व लाभदायक, और दूसरा चैप्टर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं पौधे के विभिन्न भाग, पौधे के प्रकार व इसके भाग। पौधे के प्रकार हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और अब हम डिस्कस करने वाले हैं पौधे के विभिन्न भागों के कार्य, पौधे के विभिन्न भाग व इसके कार्य। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। मेरे द्वारा कंटिन्यू आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो जो हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, उनको बेसिक राजस्थान बोर्ड की बुक्स जो है वो रीड करनी होती है, तो वो बुक भी अब मैं 1 बाय 1 आपको रीड करवाने जा रहा हूँ, जिसमें क्लास 6 की साइंस हमने स्टार्ट की हुई है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस कर रहे हैं पौधे के विभिन्न भागों के कार्य। तो पौधे के जो प्रमुख भाग हैं वो जड़, तना, पत्ती और पुष्प। जड़, तना, पत्ती और पुष्प। जड़, तना, पत्ती और पुष्प। अब इसमें से सबसे पहले मेन बातें मैं आपको बता दूं तो 4 भाग हैं: जड़, तना, पत्ती और पुष्प। जड़ जो है वो जमीन में होती है और ये भूमि से जल ग्रहण करती है। तो जड़ का काम जो है भूमि से जल ग्रहण करना, और इसके लिए जो संवहनी उत्तक पाया जाता है वो संवहनी उत्तक है जाइलम। खैर वो आगे डिस्कस करेंगे हम, जैसे जैसे हम नेक्स्ट अगली क्लास पे आएंगे तो ये सारी बातें हमारे सामने निकल कर आएंगी। अभी इसमें जो बेसिक बातें बताई गई हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जड़ का जो सबसे मुख्य काम है वो भूमि से जल व खनिज लवणों को ग्रहण करना। सबसे मेन काम जल व खनिज लवणों को ग्रहण करना। अब जड़ जो है वो ये जल ग्रहण करके तने के माध्यम से, क्योंकि ये जड़ है, मान लो जड़ के ऊपर आ जाएगा तना, तने के साथ जुड़ी होंगी शाखाएं और शाखाओं पर लगी होंगी पत्तियां और पुष्प, पत्तियां और पुष्प। तो अब जड़ ने क्या किया, जल ग्रहण किया और तने के माध्यम से इस जल को इसने पहुंचा दिया पत्तियों में और पुष्प में। यानी तने के माध्यम से जड़ जो है वो पौधे के वायवीय भागों तक जल पहुंचा देती है, वायवीय भागों तक। अब ये वायवीय भाग क्या करते हैं, पत्ती क्या करती है? पत्ती हरे रंग की होती है जिसमें पर्णहरित पाया जाता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और जल आ गया इसके पास जड़ से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और पर्णहरित इसके अंदर पाया जाता है, ये ग्लूकोज बना देती है, C6H12O6 बना देती है और साथ में बन जाती है ऑक्सीजन। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण का पर्टिकुलर टॉपिक भी हमारे सिलेबस में दिया गया है, जिसमें हम दोनों अभिक्रियाएं प्रकाशिक और अप्रकाशिक पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पत्ती का कार्य CO2 रंध्रों के द्वारा CO2 ग्रहण करती है, जल जो है वो इस तक जड़ पहुंचा देती है तने के माध्यम से, और CO2 और जल आपस में क्रिया करके ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन बना देते हैं। ऑक्सीजन वापस रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में चली जाती है, और जितनी पौधे को आवश्यकता होती है उतनी ग्लूकोज वो कंज्यूम कर लेता है, और बाकी की ग्लूकोज को मंड यानी स्टार्च में बदलकर संग्रहित कर लेता है। तो पौधों में भोजन का संचय या कार्बोहाइड्रेट का संचय, क्योंकि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है,
पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट का जो संचय है वो मंड या स्टार्च के रूप में होता है, मंड या स्टार्च के रूप में होता है। अब पुष्प क्या करता है? पुष्प पुष्प जो है वो पौधे का जनन अंग है, पौधे का जनन अंग। पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी, और इसके अलावा उभयलिंगी भी होते हैं, एक लिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी। अब जो पुष्प है एक लिंगी पुष्प, तो एक लिंगी पुष्प में क्या होगा? पुष्प जो है वो जनन अंग है, और दो प्रकार के जनन अंग होते हैं इसमें, एक तो स्त्री केसर और एक पुंकेसर। स्त्री केसर और पुंकेसर। स्त्री केसर की अगर अपने संरचना देखें तो स्त्री केसर में ये बिल्कुल ऊपर का भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, और इसके नीचे एक बड़ी नलिका नुमा संरचना वर्तिका कहलाती है। वर्तिका के नीचे का भाग थोड़ा फूला होता है जिसे अंडाशय कहा जाता है, और अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। तो अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, तो यहाँ बीजांड है, इस जगह ये बीजांड है, अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। अब पुंकेसर की संरचना अगर देखें तो इसमें पुतंतु, ये पुतंतु है, और पुतंतु पर लगे होते हैं परागकोश, ये परागकोश हो गए, पुतंतु पर लगे होते हैं परागकोश। परागकोश ये, अब देखो ये तो थी वर्तिकाग्र, ये हो गई वर्तिका, ये फूला हुआ भाग होता है अंडाशय, और ये भाग होता है बीजांड। और पुंकेसर में ये जो नलिका नुमा संरचना है ये है पुतंतु, और ये ऊपर का जो भाग है ये है परागकोश, और परागकोश में छोटे छोटे पराग कण बनते हैं, पराग कण, जिनमें नर युग्मक केंद्रक पाया जाता है पराग कणों के अंदर। क्लियर? और यहाँ मादा युग्मक जो है यानी जो केंद्रक है वो पाए जाते हैं बीजांड में। अभी संरचना कैसी होती है बीजांड की उसका एक वीडियो मैं अलग बना दूंगा आपको। तो अब होता क्या देखो, अब होगा परागन। परागन में क्या होगा? परागन में पुष्प पढ़ रहे हैं हम लोग, पुष्प जनन अंग है। अब परागन में क्या होगा? ये जो परागकण बने हैं यहाँ, परागकण, परागकोश के अंदर परागकण बने हुए हैं, ये आ जाएंगे पुष्प की वर्तिकाग्र पर। परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागन कहलाता है। तो ये कुछ परागकण यहाँ पहुंच गए, कहाँ? वर्तिकाग्र पर। ये दिखा देते हैं अपने कि ये परागकण जो हैं वर्तिकाग्र पर आ चुके हैं। तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागन कहलाता है। अब होता क्या है, अब मान लो एक ही पुष्प है, जैसे एक पुष्प है कोई सा भी, ये मान लो एक पुष्प है, सपोज कि ये पुष्प है, इस पुष्प में स्त्री केसर भी है, ये मान लो स्त्री केसर हो गया, और इसमें पुंकेसर भी है, सपोज कि ये हो गया पुंकेसर, ये हो गया पुंकेसर, इसमें स्त्री केसर भी है, पुंकेसर भी है। अगर इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, तो इस क्रिया को कहते हैं स्वपरागन। स्वपरागन मतलब खुद, स्व मतलब खुद का, तो खुद के परागकण खुद की वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, यानी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं तो उसे स्वपरागन कहते हैं। और यदि एक पुष्प के परागकण, मान लो इसके साथ एक पुष्प और होता कोई,
सपोज कि इसके साथ एक पुष्प और होता है ऐसा ही, तो ये मान लें अपने दूसरा पुष्प है। अब इसमें ये स्त्री केसर मान लें अपने, कि ये स्त्री केसर लगा है। अब यदि इसके परागकण इस दूसरे की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं तो इसे कहते हैं पर परागण। तो एक पुष्प के परागकण यदि उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो तो होता है स्व परागण, और एक पुष्प के परागकण यदि दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो होता है पर परागण। तो इस प्रकार परागकण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और ये परागकण अनुकूल परिस्थितियां पाकर अंकुरित हो उठते हैं, और इनमें से एक परागकण जो है वो वृद्धि कर जाता है और उससे एक लंबी नली पराग नली निकलती है, और ये पराग नली वर्तिका से होती हुई अंडाशय में प्रवेश कर जाती है, और अंडाशय से होती हुई बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड के साथ जुड़ जाती है। तो इस प्रकार पराग कण के अंकुरण से एक पराग नली निकलती है। वो पराग नली वर्तिका से होती हुई अंडाशय में, और अंडाशय से आगे बीजांड द्वार में जाकर बीजांड से जुड़ जाती है। अब हुआ क्या देखो, अब पराग नली में था यहाँ नर युग्मक, पराग नली में नर युग्मक था, क्योंकि परागण जो परागकण है वो नर युग्मक केंद्रक पाया जाता है, इसमें अगुणित केंद्रक नर युग्मक, और इधर बीजांड में मादा युग्मक था। अब ये जो नर युग्मक था यानी ये जो केंद्रक था, ये वाला केंद्रक यहाँ से ये वाला केंद्रक, ये पराग नली से होता हुआ बीजांड में आ जाता है। तो इस प्रकार ये कहाँ पहुँच गया, बीजांड में पहुँच गया। तो ये इस प्रकार बीजांड में आ गया, और बीजांड में आकर ये मादा युग्मक से जुड़ जाता है। नर युग्मक का मादा युग्मक से जुड़ना ही निषेचन कहलाता है। तो इस प्रकार पराग नली के माध्यम से निषेचन की क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। क्लियर। यहाँ द्विनिषेचन होता है, वो हम जब बीजांड पूरा डिस्कस करेंगे तब क्लियर करेंगे। अब निषेचन हो गया। निषेचन से क्या होता है, बीजांड जो होता है वो बीज में बदल जाता है, तो बीज बन जाता है निषेचन से बीज, और अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजांड का परिवर्धन जो है वो बीज में हो जाता है और अंडाशय का परिवर्धन जो है वो फल में हो जाता है। इस प्रकार अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है, और बीज जो है वो आगे चलकर नए पादप को जन्म देता है। तो इस प्रकार पुष्प जो है वो पौधे के जनन अंग हैं। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको सारी बता दी है। अब हम एक बार चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं, चैप्टर क्या कहता है। तो सबसे पहली बात, पौधे के 4 मेन भाग, जड़, तना और पत्ती। अब पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे होता है जड़ कहलाता है। जमीन के ऊपर कौन कौन से होते हैं, तना होता है, पत्ती होती है और पुष्प होते हैं। और पौधे का वह भाग जिसमें मुख्य रूप से गैसों का आदान प्रदान होता है वो पत्ती है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब चलते हैं आगे। जड़ या मूल, तो ये क्या करता है, मृदा से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है और उन्हें अवशोषित करके ये तने, शाखाओं, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो बताया था आपको, जड़ जो है वो जल को ले जाती है कहाँ, वायवीय भागों तक। अब इसने एक क्रियाविधि की है और स्पष्ट किया है कि क्या तने के माध्यम से, जड़ के माध्यम से जल का अवशोषण होता है और वो तने तक जा सकता है। तो इसके लिए इसने क्रियाविधि की है। इसने क्या किया, कांच का एक गिलास लिया, जल डालकर उसमें नीले रंग का द्रव भर दिया। तो ये जल का रंग आप देख रहे हैं, इसने ब्लू शो किया हुआ है यहाँ। तो इसने कांच के गिलास में एक ताजे गाजर या मूली को रख दिया। 2 या 3 दिन बाद इसने जब उस मूली को बीच में से काटा या गाजर को बीच में से काटा तो इसने क्या देखा कि उसके बिल्कुल बीचों बीच एक ये नीली पट्टी दिखाई दे रही है। देखो आप, ये नीले रंग की एक नलिका दिखाई दे रही है। इसका मतलब गाजर जो है उसने नीले रंग का अवशोषण किया है, विलयन का अवशोषण किया है। जो नीले रंग का विलयन भरा था, इसका मतलब इसने जल का अवशोषण
किया है। तो अब ये आगे क्लियर करेगा अपने को सारी बात। तो ये क्या कहता है, गाजर द्वारा जड़ों में जल अवशोषण की प्रक्रिया का प्रदर्शन। तो यानी जड़ जो है वो जल का अवशोषण करती है। और क्या करती है जड़? जड़ पौधे को स्थिरता प्रदान करती है, मृदा के कणों को जकड़े रखने का कार्य करती है, जिससे मृदा अपरदन रुक जाता है। तो हम कहते हैं मृदा अपरदन को रोकने के लिए पादप लगाए जाने चाहिए। तो वो कार्य जो है वो जड़ों का ही है, ये मृदा के कणों को जकड़ लेती है, जिससे मृदा का अपरदन जो है वो रुक जाता है। क्लियर। उसके बाद ये कहता है कि जड़ की संरचना अगर हम देखें, जड़ समेत पौधे को उखाड़ें और जड़ की संरचना अगर हम देखें तो मूल की संरचना अगर देखें तो दो प्रकार की मूल जो होती है वो पाई जाती है, मुसला मूल और रेशेदार मूल। मुसला मूल और रेशेदार मूल। मुसला मूल क्या है ये मैंने पूरा क्लियर किया हुआ है। मुसला मूल में एक मुख्य मूल होती है, एक मुख्य मूल होती है जिससे आगे कई शाखित भाग निकलते हैं। जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं, अब आप देखें ये चित्र में एक आपको मुख्य मूल दिखाई हुई है ये वाली, इससे आगे पार्श्व शाखाएं निकाली हुई हैं, तो ये मुसला मूल है। रेशेदार मूल क्या होती है, जिसमें जैसे ये भूमि है, मान लो ये कोई पौधा लगा है, ये कोई पौधा लगा है, तो मुसला मूल में तो क्या होगा, एक मेन शाखा होगी और उससे फिर पार्श्व शाखाएं निकलेंगी। लेकिन रेशेदार मूल में ऐसा नहीं होता, कोई भी मेन शाखा नहीं होती, वो इस तरह से रेशे के रूप में फैली होती हैं। जैसे आप चित्र देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखें आप, तो गन्ने में इस प्रकार की मूल पाई जाती है। तो रेशेदार मूल को हम जखड़ा जड़ भी कहते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम होती है। इनमें जो है वो कोई भी मुख्य जड़ या पार्श्व जड़ वाला काम नहीं होता। तो मक्का, गेहूँ, प्याज, गन्ना आदि में रेशेदार मूलें पाई जाती हैं। मूल का मैं एक पूरा वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। जड़ व इसके कार्य है, पूरा डिटेल में वहाँ एक्सप्लेन किया है। अब आप देखें आगे क्या कहता है, क्या आप किसी ऐसी जड़ का नाम बता सकते हो जिसकी सब्जी बनाकर अथवा कच्चा भी खाया जा सकता है? बिल्कुल, गाजर और मूली दो ऐसी पौधे हैं जिनकी जड़ों को हम सब्जी बनाकर भी खाते हैं और कच्चा भी खाते हैं। इसका मतलब इन जड़ों में खाद्य पदार्थों का संचय होता है, तभी हम खा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे खाद्य के रूप में यूज हो रही है। तो इनमें खाद्य पदार्थ जो हैं वो संचित होते हैं। फिर क्या आप ऐसी और जड़ों के उदाहरण बता सकते हैं? तो जो शक्करकंदी है वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगी आपके पास। खाद्य संग्रहण हेतु गाजर, मूली, शक्करकंदी, आरोहण हेतु मनी प्लांट, जनन हेतु डाहेलिया की जड़ और सहारा प्रदान करने हेतु गन्ना एवं बरगद की जड़ें। तो ये आपको मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो डाला हुआ है, आप वो देखें तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। अब क्या कहता है देखो, तना, दूसरा पार्ट कहता है तना। तने का जो मेन काम है, ये एक्सपेरिमेंट तो बताया हुआ है कि इसने एक शाकीय पौधा लिया और उसकी कोई भी शाखा जो है वो तने के आधार से काट कर उसे एक लाल रंग के विलयन में डुबो दिया और रख दिया उसे लगभग 1 दिन 2 दिन के लिए, और उसके बाद निकाल कर उसका टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट जब काटा तो उसने देखा कि वो लाल रंग का विलयन जो था वो तने के बीच बीच में अवशोषित हो गया, जो हम अभिरंजित किया करते थे स्लाइड को। फिर इसने उसको काट कर एक स्लाइड तैयार की और फिर उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। तो इसने क्या देखा कि इसमें स्पष्टतः लाल वाहिनियां नजर आ रही थी, स्पष्टतः लाल रंग की वाहिनियां नजर आ रही थी, क्योंकि इसने उसको लाल शाही की बूंदें मिलाकर पानी में रखा था। एक कांच का गिलास लीजिए, इसमें 1/3 जल भरकर लाल शाही की बूंदें मिलाइए, तो वो लाल शाही तने द्वारा अवशोषित होती गई और उसको अवशोषण किया किसने? उन वाहिनियों ने जो जल को आगे लेकर जाएंगी, क्योंकि जल में डुबो कर रखा है उसने। क्लियर? इस प्रकार हम कह सकते हैं तने का मुख्य काम क्या था, जो जड़ जो पानी अवशोषित कर रही है उसको वायवीय भागों तक पहुंचाना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि तनों का मुख्य कार्य है जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज का संवहन कर उसे पौधे के विभिन्न वायवीय भागों तक पहुंचाना है। इसके अलावा तने की और क्या क्या काम है? पत्तियां, फूल, फल आदि को धारण करना, पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों का संचयन करना
और हरे तनों में पर्णहरित भी पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, जैसे शतावरी। ये एग्जाम्पल आप लोग, मैं आपको बार बार कहूँगा कि ये नोटबुक में नोट करे रखें आप लोग, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो हमें जनरली जब हम डायरेक्ट पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो हम एक आधा एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल, दो चार एग्जाम्पल हमसे मिस हो जाते हैं। तो यदि हम बुक से फॉलो कर रहे हैं तो फिर वो सारे एग्जाम्पल 1 बाय 1 हमारे आगे आते जाएंगे। अब 6th की क्लास के एग्जाम्पल हमारे आगे आ रहे हैं, फिर हम 7th की क्लास शुरू करेंगे तो उसके भी एग्जाम्पल हमारे सामने आते जाएंगे। मरुस्थलीय पौधों, अगला पॉइंट देखें आप, तो मरुस्थलीय पौधों में जो जड़ें हैं वो तना है वो जल संग्रहित करता है, क्योंकि मरुस्थल में जल की कमी है, तो तने का जो कार्य है वो जल संग्रहण करना है, जैसे थूर। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी आपको एग्जाम्पल जो हैं वो आगे और आते जाएंगे। एक तने का वीडियो मैं स्पेशली अपलोड करने वाला हूँ। अगला कहता है कायिक जनन करना। कायिक जनन करना गुलाब व चमेली, तो ये एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। सारा प्रदान करना यानी टेंड्राइल स्टेम जो हैं, जैसे पीलवान। जड़ों के समान ही क्या तनों में भोजन का संग्रहण होता है? बिल्कुल होता है। आलू तना है और हमारे द्वारा खाया जाता है, प्रकंद बोलते हैं हम। तो बिल्कुल तने में भी भोजन का संग्रहण होता है। तो जड़ों के समान क्या तनों में भी भोजन का संग्रहण होता है? बिल्कुल। आलू, अदरक, हल्दी आदि भूमिगत तने के रूपांतरण हैं। तो ये तने के मॉडिफाइड रूप है, तो प्योर तने नहीं है ये, उसके मॉडिफाइड रूप है। राइजोम है, कोई जो आलू है वो प्रकंद, राइजोम, ये अदरक वगैरह जो है। तो ये एक पूरा तने का वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो आपके सामने सारे तने के प्रकार आगे निकल कर आते रहेंगे। तो बिल्कुल इनमें भोजन का संग्रह भी होता है और ये साथ साथ औषधि का काम भी करते हैं। तो आपको पता है अदरक जो है, हल्दी जो है, ये औषधीय पादप हैं। उसके बाद अगला कहता है पत्ती। अब पत्ती का कार्य क्या है? पत्ती का कार्य मैंने आपको बता दिया है कि पत्ती जो है वो मुख्य प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। तो चलते हैं अपने जहाँ मेन बातें हैं, वो क्या कहता है। अब कहता है पहले तो पत्ती की संरचना हमारे को बता रहा है। पत्ती, क्या सभी पौधों की पत्तियां एक जैसी होती हैं? बिल्कुल नहीं, उनमें भिन्नता होती है। शिरा विन्यास के अंदर भी भिन्नता होती है। जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, समांतर शिरा विन्यास होता है, तो शिरा विन्यास में भी भिन्नता पाई जाती है। अब शिरा विन्यास है क्या, वो समझ ले पहले। तो पत्ती की अगर मैं संरचना देखूं तो ये पत्ती की संरचना आपको दिखाई दे रही है। इसमें सबसे पहले ये वाला भाग जो शाखा से जुड़ा हुआ था, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं हम पर्णवृंत। पर्णवृंत जो पत्ती को शाखा से जोड़े रखता है। पर्णवृंत के बाद पत्ती का ये जो बिल्कुल चपटा हुआ भाग है, ये वाला पूरा भाग, चपटा हुआ भाग, इसे बोलते हैं पर्णफलक। चपटे हुए भाग को पर्णफलक बोला जाता है। ये पर्णफलक है, पूरा चपटा हुआ भाग पर्णफलक। अब आप देखिए इसके बिल्कुल बीचों बीच, ये बिल्कुल सेंटर में एक मध्य शिरा पाई जाती है। मोटी शिरा होती है, मध्य शिरा बिल्कुल सेंटर के अंदर, और इससे कई आगे शाखाएं निकलती हैं जिन्हें हम शिरा कहते हैं। शिरा से आगे फिर शाखाएं निकलती हैं, यूँ छोटी 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 आगे ब्रांचिंग होती रहती है। तो इस प्रकार ये शिरा विन्यास बन जाता है, ये बन जाता है शिरा विन्यास। क्लियर? इससे छोटी छोटी शाखाएं आगे निकलती रहती हैं, इसी विन्यास को हम शिरा विन्यास कहते हैं। तो ये पत्ती के विभिन्न भाग आ गए, पर्णवृंत, पर्णफलक, मध्य शिरा और शिरा। अब आप देखें पर्णफलक के मध्य उभरी हुई मध्य शिरा और इससे कई उपशिराएं निकलती हैं। तो मध्य शिरा आगे जुड़ी होती है शिरा से, शिरा आगे जुड़ती है उपशिरा से। और पत्ती जिस भाग द्वारा तने से जुड़ी होती है, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है उसे हम पर्णवृंत कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। और पत्ती का जो चपटा भाग होता है उसे पर्णफलक कहते हैं। क्लियर? अब आगे शिरा विन्यास बता रहा है, कौन कौन से शिरा विन्यास है देखें आप। तो एक तो कहता है जालिकावत शिरा विन्यास, जालिकावत शिरा विन्यास, और एक कहता है समांतर शिरा विन्यास। जालिकावत वाला एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया हुआ है, आम, नीम और पिप्पल।
जालिकावत शिरा विन्यास है। एक जाल जैसी संरचनाएं जो होती हैं वो उपशिराएं बना लेती हैं, और जिसमें शिराएं बिल्कुल एक दूसरे के समांतर हैं वो समांतर शिरा विन्यास होता है। एक तो ऐसे है, जैसे देखो यहाँ बता देता हूँ आपको, मान लो ये मध्य शिरा है, इससे कई शिराएं निकली, ऐसे ये शिराएं निकल गई और फिर इनसे उपशिराएं निकली और एक जाल सा बन गया। इस तरह से उपशिराओं का एक जाल सा बन गया यूँ इसके अंदर, तो वो हो गया जालिकावत। एक में क्या हुआ, मध्य शिरा थी, उससे शिराएं निकली और ये शिराएं बिल्कुल एक दूसरे के समांतर हैं ऐसे, इससे उपशिराएं निकलेंगी, वो उपशिराएं भी बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होंगी ऐसे, तो ये समांतर शिरा विन्यास कहलाता है। अब कहता है तो जिसमें शिराएं एक दूसरे के समांतर है वो समांतर शिरा विन्यास। पत्तियों का कार्य आपको बता दिया है। पत्ती क्या करती है, मेन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश और परनित की उपस्थिति में ये खाद्य पदार्थ बना देती है, और जो खाद्य पदार्थ बनता है वो कार्बोहाइड्रेट, और मेन जो बनता है वो होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जो संचय होता है वो मंड या स्टार्च के रूप में होता है। तो पौधे भोजन का संग्रहण मंड के रूप में करते हैं, मंड यानी स्टार्च के रूप में करते हैं। नेक्स्ट, पत्तियां प्रकाश वह परनित की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। तो बना तो क्या था, यहाँ ग्लूकोज बना तो ग्लूकोज था। और इस प्रक्रिया में क्या किया इन्होंने, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया, और इस प्रक्रिया में जल से ऑक्सीजन गैस बनी। ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में चली गई रंध्रों के द्वारा, और जो ग्लूकोज थी वो बची हुई ग्लूकोज कुछ तो पौधे अपनी क्रिया में यूज कर लेंगे, और जो बची हुई होगी वो स्टार्च के रूप में संचित हो जाएगी। पत्तियों की सतह पर कई रंध्र पाए जाते हैं जिनसे पत्तियां श्वसन क्रिया करती हैं, गैसों का आदान प्रदान करती हैं, जो डिपेंड करता है रंध्रों के खुलने और बंद होने पर। अब कहते हैं पत्तियां प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन क्रिया के अलावा और क्या करती हैं, आओ पता लगाएं। तो इसके लिए इसने एक क्रिया की, तो पत्तियां और क्या कार्य करती हैं। पत्तियों का एक और कार्य है वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों द्वारा जल जो है वो वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। तो इसके लिए इसने एक क्रिया की है, क्रियाविधि की है, गतिविधि की है। तो इसने एक गमला लगा पौधा लिया है और एक जिसमें पौधा नहीं लगा हुआ, खाली गमला लिया। दोनों पर पॉलीथीन की थैली चढ़ा दी है, दोनों पर ही, इस पर भी एक पॉलीथीन लपेट दी और इस पर भी एक पॉलीथीन लपेट दी गई। पॉलीथीन को अंदर की ओर वैसलीन लगा दी गई, पॉलीथीन के अंदर की ओर वैसलीन लगा दी गई। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद देखा गया तो इस पॉलीथीन के अंदर जल की बूंदें दिखाई दी। यहाँ जल की बूंदें दिखाई दी, लेकिन इसमें जल की बूंदें दिखाई नहीं दी। तो सिद्ध हुआ कि इस पॉलीथीन में, क्योंकि पत्तियों को रखा था इसने, पत्तियों को पॉलीथीन के अंदर बंद कर दिया था, तो पत्तियों ने जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन किया। इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। क्लियर। और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही जल चक्र जो है वो संतुलित रहता है। उसके बाद प्रोफेसर शिप्रा गुहा मुखर्जी के बारे में बताया गया है इस 6ठी की बुक के अंदर। प्रोफेसर शिप्रा गुहा मुखर्जी, जिनका मुख्य काम जो था धतूरे के जो पुंकेसर थे उनका कल्चर करके पुंकेसरों से इन्होंने अगुणित पादप बना दिए थे। क्योंकि होता क्या, देखो पुंकेसर में नर युग्मक है N, स्त्री केसर में भी नर युग्मक है N। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है 2N, यानी पादप द्विगुणित रहता है। लेकिन शिप्रा गुहा मुखर्जी ने जो मेन काम किया, उसने इस पुंकेसर का इन विट्रो कल्चर करके एक नया पादप बनाया पुंकेसर से। तो इसका मतलब वो पादप जो होगा वो कॉमन सी बात है अगुणित ही होगा। तो इस अगुणित पौधे को इन्होंने तैयार किया था शिप्रा गुहा मुखर्जी। तो इस तकनीक का उपयोग करके कृषि फसली पादपों को उन्नत किस्में तैयार करने में, इस तकनीक का यूज जो है वर्तमान में उन्नत किस्में तैयार करने में किया जाता है। तो शिप्रा गुहा मुखर्जी जी का ये योगदान जो है वर्तमान में उन्नत फसलें प्राप्त करने में हम इस तकनीक का उपयोग
करते हैं। तो पुंकेसर से अगुणित पादप तैयार करने में प्रोफेसर शिप्रा गुहा मुखर्जी जी का योगदान मुख्य है और इन्होंने जो पीएचडी की इनके जो मार्गदर्शक थे वो थे प्रोफेसर एस.सी. महेश्वरी, जिन्होंने शिप्रा गुहा मुखर्जी जी को मार्गदर्शन दिया था और इन्हीं के मार्गदर्शन में ही इन्होंने पुंकेसर से अगुणित पादप विकसित करने में सफलता प्राप्त की थी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पौधे के विभिन्न भाग के बारे में पढ़ा। यदि आपको हमारे वीडियो बेनिफिशियल लग रहे हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।